हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में और आज़ाद हिंद फौज का इतिहास और उसकी भूमिका के बारे में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही, अर्थात सुभाष चंद्र बोस की भूमिका कैसी रही और आज़ाद हिंद फौज का क्या योगदान है, इसी को जानने और समझने का हम आज प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, भारत में जो एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की विचारधारा थी, उसकी एक धारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ती है और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बंगाल कांग्रेस में जब CR दास की मृत्यु हो जाती है तो बंगाल कांग्रेस एक तरीके से दो भागों में बंटता है। एक भाग का नेतृत्व करते हैं जतींद्र मोहन सेन गुप्ता, जिनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। दूसरी एक जो धारा होती है या उसका नेतृत्व करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो आज हम इन्हीं सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय। तो इनका जन्म उड़ीसा राज्य के कटक नामक जगह में हुआ था। कटक काफ़ी मशहूर शहर है उड़ीसा का। 23 जनवरी 1857 को इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। तो जानकी नाथ बोस अर्थात इनके पिता जो हैं वो एक बहुत नामी गिरामी वकील होते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही होती है। प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है और इन्होंने स्नातक की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से हासिल की। 1919 ईस्वी में इनकी स्नातक पूरी होती है। उस समय इनका उम्र करीब 22 साल हुआ रहता है। 22-23 साल के करीब इनकी उम्र होती है। तो इनके पिता की काफ़ी दिली इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस एक ICS अधिकारी बने, लेकिन उस समय उम्र को देखते हुए इनके पास मात्र एक अटेम्प्ट बचा हुआ था। अंततः ये सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए और उसमें प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं और 1920 में सिविल सेवा की परीक्षा में शामिल होते हैं और अंततः इनका सिलेक्शन होता है। ओवरऑल मेरिट लिस्ट में इनका चौथा स्थान होता है। जब इनका चयन सिविल सेवा के लिए हो जाता है तो इनका मन उसमें नहीं लगता है, बल्कि इनके ऊपर जो प्रभाव था, गहरा प्रभाव था स्वामी विवेकानंद का और अरबिंदो घोष के विचारों का काफ़ी गहरा प्रभाव था। और वो विचार जो थे इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, क्योंकि उनके जो विचार थे स्वामी विवेकानंद और अरबिंदो घोष के, वो राष्ट्रीयता से जुड़े हुए थे, नेशनलिज्म से जुड़े हुए थे। और सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगता है कि जब वो इस सेवा में चले जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, तो वो भारतीयों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़ उन्हें ये भी लगती है कि उनकी सोच जिस तरीके की विकसित हो चुकी है वो अंग्रेजों के अधीन रहकर नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो अंततः यह कई लोगों से विचार विमर्श करते हैं, जिसमें उनके अपने बड़े भाई भी होते हैं शरद चंद्र बोस। तो उनसे भी वो सलाह मशवरा करते हैं और फाइनली ये डिसाइड कर देते हैं कि ये इस सेवा में नहीं जाएंगे। उसके बाद एक रेजिग्नेशन लेटर लिखते हैं और उस समय के भारत सचिव मॉन्टेग्यू होते हैं, तो उन्हीं के नाम ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं और रिजाइन करने के बाद वापस भारत आ जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का मेरिट लिस्ट में जब चौथा स्थान आया था सिविल सेवा में, तो इसके बाद इनकी प्रसिद्धि काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। भारत में लोग इनको जानने लगे थे कि इतना मेधावी छात्र है जो कि सिविल सेवा की परीक्षा में चौथा स्थान लाया है। उसके बाद वो देश सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर इस सेवा को रिजाइन कर रहा है। तो इनकी प्रसिद्धि काफ़ी ज़्यादा होती है। जब वापस ये लौट कर कलकत्ता आते हैं तो इनकी मुलाकात होती है रविंद्रनाथ टैगोर से। तो सुभाष चंद्र बोस अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, वो भारतीय राजनीति में उतरना चाहते हैं और उतरकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर सुभाष चंद्र बोस को ये सलाह देते हैं कि वो सबसे पहले महात्मा गांधी से जाकर मिले। तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से मिलने के लिए जाते हैं।
बम्बई में उस समय होते हैं महात्मा गांधी, और वो जो समय था 1921, तो उसमें आप याद करिए कि भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था और जोर शोर से चल रहा था। तो बम्बई में इनकी मुलाकात होती है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी इनको CR दास के पास भेजते हैं, क्योंकि बंगाल कांग्रेस के प्रमुख थे CR दास अर्थात चित्तरंजन दास, तो उन्हीं के पास भेजते हैं सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता वापस लौटकर CR दास से मिलते हैं, और CR दास इनको स्वराज पार्टी में, हालांकि स्वराज पार्टी तो बाद में आई, पहले कांग्रेस में इनको शामिल कर लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि CR दास का जो प्रभाव था वो सुभाष चंद्र बोस पर बहुत ज्यादा पड़ा, और CR दास को ही सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। बाद के समय में ये क्या होता है कि स्वराज पार्टी में भी शामिल हो जाते हैं, और CR दास इन्हें सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता का मेयर भी बनवाने में उनकी मदद करते हैं। उसके पहले सुभाष चंद्र बोस जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें भी हिस्सा लेते हैं, और CR दास की काफी ज्यादा सहायता करते हैं। CR दास भी इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो कलकत्ता नगर पालिका से जब जुड़ते हैं सुभाष चंद्र बोस, वहां के जब मेयर बन जाते हैं, तो कई ऐसे काम जो होते हैं वो बहुत उनके अच्छे काम होते हैं, और कुछ काम जो होते हैं वो भारतीयता से जुड़े होते हैं। जैसे कि कलकत्ता में जितने भी अंग्रेजी नाम से जो चीजें थीं उनका नामकरण कर दिया जाता है, भारतीय नामकरण कर दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है। तो इससे सुभाष चंद्र बोस का अंग्रेजों के साथ एक टकराव शुरू होता है, और ये जेल भी जाते हैं। तो पहली बार जो ये जेल जाते हैं वो जाते हैं 1921, पहली बार 1923 में ये जेल, 1921 में ये फर्स्ट टाइम ये जेल जाते हैं असहयोग आंदोलन के समय में। तो उसके बाद दूसरी बार जो ये जेल जाते हैं 1924 में जाते हैं। 1923 में कलकत्ता के मेयर चुने जाते हैं, और उसी के काम को लेकर कलकत्ता मेयर के पद पर जो उन्होंने काम किए, इससे अंग्रेजों के साथ इनका विवाद होता है और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और इस बार 3 सालों के लिए ये जेल जाते हैं, और इन्हें बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान कुल 11 बार जेल गए थे, और इनका विचार जो है वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से जुड़ा होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि 1927 में कांग्रेस में तो वो शामिल हो ही जाते हैं। 1927 ईस्वी में एक इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं, और इसमें जवाहरलाल नेहरू की भी सहायता लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की भी भूमिका होती है। उसके बाद भगत सिंह के फांसी का जो मामला था, जो विवाद था, तो इसमें विवाद इस सेंस में कि आम लोगों की एक धारणा होती है कि कांग्रेस बात करे वायसराय से उनके फांसी को माफ करने के लिए, फांसी को रुकवाने के लिए। भगत सिंह और अन्य जो 2 लोग थे उनके फांसी को माफ करवाने का एक जन दबाव होता है। महात्मा गांधी बात करते भी हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते हैं। अन्य राजनीतिक बंदियों को तो छोड़ा जाता है, लेकिन भगत सिंह के मामले को यूं ही छोड़ दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी भी एक हद के बाद जोर नहीं देते हैं उस मामले में। तो इससे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में एक विवाद उत्पन्न होता है। वो महात्मा गांधी से काफी ज्यादा दुखी होते हैं, और सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का जो एक विवाद था, वैचारिक मतभेद जो दोनों के थे, वो पहले से भी चले आ रहे थे। असहयोग आंदोलन को जब उन्होंने समाप्त किया था महात्मा गांधी ने, तो उसके बारे में भी सुभाष चंद्र बोस की ये टिप्पणी थी कि भारत का कोई अगर एक कोना, हिमालय का कोई एक गांव अगर कुछ गलती कर चुका है तो उसकी सजा कन्याकुमारी में स्थित दूसरे गांव को क्यों दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके की इनकी टिप्पणियां थी। फिर भगत सिंह के मामले में भी
वो इनके वैचारिक मतभेद उभर कर आते हैं। अंततः क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए ये कांग्रेस से बाहर आते हैं, या कांग्रेस से अपने को यह कह लें कि राजनीतिक गतिविधियों से ये अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों से ये अपने आप को अलग करते हैं, और वैसी स्थिति में 1933 ईस्वी में ये यूरोप की यात्रा पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर कई देशों की यात्राएं करते हैं, जैसे इटली की यात्रा करते हैं, आयरलैंड की यात्रा करते हैं, और वहाँ के वैश्विक नेताओं से अपना एक संबंध बनाते हैं, और वही संबंध उन्हें बाद में काम भी आता है, समय समय पर ऐसे भी काम आता है। इसी क्रम में वो ऑस्ट्रिया भी जाते हैं। तो ऑस्ट्रिया में एक किताब लिख रहे होते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो उसके लिए उन्हें एक टाइपिस्ट की जरूरत पड़ती है, और वो टाइपिस्ट के रूप में आती हैं एमिली सेंकल, और इन्हीं एमिली सेंकल से सुभाष चंद्र बोस बाद में विवाह कर लेते हैं, और इन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है अनीता बोस। तो ये उनके कुछ पर्सनल बातें हैं। इसके अलावा यूरोपीय प्रवास के दौरान ही जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का भी इलाज यूरोप में चल रहा होता है, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू की काफ़ी मदद करते हैं। उसके बाद विट्ठल भाई पटेल एक नेता होते हैं जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई होते हैं, तो यूरोप में उनसे भी मुलाकात होती है। विट्ठल भाई पटेल भी कांग्रेस की गतिविधियों से, खास करके महात्मा गांधी की नीतियों के, वो भी एक विरोधी थे, बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं थे। तो इन दोनों की जब मुलाकात होती है तो वो गांधी के नीतियों की आलोचना करते हैं। अंततः विट्ठल भाई पटेल की भी मृत्यु यूरोप में होती है, और मरने से पहले वो अपना वसीयत जो है वो सुभाष चंद्र बोस के नाम कर देते हैं। अब भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मामले में उनसे विवाद भी चलता है सुभाष चंद्र बोस का, और एक मुकदमा भी चलता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल उस वसीयत को चैलेंज करते हैं, और अंततः सरदार पटेल की जीत होती है। तो ये कुछ उनकी पर्सनल बातें हैं। अब हम आते हैं इनके अन्य राजनीतिक गतिविधियों पे। तो आपको जैसा कि हम देख चुके हैं कांग्रेस के अधिवेशन में कि 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में बुलाया जाता है, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंपी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अध्यक्षीय भाषण जिस तरीके से दिया था वैसा ओजस्वीपूर्ण भाषण किसी ने पूरे कांग्रेस के इतिहास में नहीं दिया था। बहुत बिरला उनका भाषण था, और जब ये काम करते हैं अध्यक्ष के तौर पे तो कांग्रेस की सारी कार्यशैली जो है सो वो बदल देते हैं। जैसे योजना आयोग का एक गठन करते हैं, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का गठन करते हैं, उसमें जो प्रमुख वैज्ञानिक एक होते हैं डॉक्टर विश्वेश्वरैया, उनको जोड़ते हैं। तो इस काम से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन इनकी कार्यशैली से महात्मा गांधी खुश नहीं होते हैं, और अगला साल जो त्रिपुरी का अधिवेशन होना होता है उस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को वो अध्यक्ष बनाना नहीं चाहते हैं, बल्कि कांग्रेस के अन्य जो कई नेता थे उनकी मांग होती है कि सुभाष चंद्र बोस को ही कंटिन्यू करने दिया जाए, लेकिन महात्मा गांधी इसके विरोधी होते हैं, और वो पटाभी सीतारमैया को अपना क्या कहले सपोर्ट देते हैं। नौबत यह आती है कि जब सर्वसम्मति नहीं बन पाता तो एक चुनाव किया जाता है अध्यक्ष का कांग्रेस में। उस चुनाव में महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं अध्यक्ष का। उसके बाद कांग्रेस में विवाद और भी गहरा जाता है। इवन कि महात्मा गांधी एक तरीके से धमकी देते हैं कि उनके जो सहयोगी हैं या उनके जो समर्थक हैं कांग्रेस में, वे अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लें। तो कांग्रेस में एक तरीके से विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के कई नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस को समझाया। अंततः सुभाष चंद्र बोस भी काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कार्यकारिणी के कई सदस्य जो थे
वो महात्मा गांधी के समर्थक थे और वो उनको सहयोग नहीं करते हैं। अंततः सुभाष चंद्र बोस परेशान होकर कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और बाद में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 में इस्तीफा देते हैं कांग्रेस से। उसके बाद अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। और वो उस समय 1939 का जो समय था, सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और इंग्लैंड के विरोध में कई देश होते हैं, जैसे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जो होते हैं, दो गुट जो बने थे विश्व युद्ध में। तो इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों में होता है। मित्र राष्ट्रों का जो संघ होता है उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सारे देश होते हैं। रूस भी उसी गुट में होता है। और दूसरा जो गुट होता है वो होता है धुरी राष्ट्र, और उसके अंतर्गत होते हैं जापान, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। ये सारे जो देश हैं वो दूसरे गुट में होते हैं, धुरी राष्ट्र जिन्हें कहा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि ये भारतीयों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि अंग्रेजों के विरुद्ध हमें संघर्ष करना चाहिए और अभी स्वतंत्रता लेनी चाहिए। महात्मा गांधी उनके इस सोच के विरोधी थे। उनका ये सोचना था कि अंग्रेजों पर मुसीबत हमारे लिए कोई अवसर के समान नहीं है, इस तरीके से हम नहीं सोच सकते। हमारी लड़ाई जो है वो अंग्रेजों से है, ना कि उनके जो है सो इस चीज के लिए है कि उनके जो भी दुश्मन हो उनका हम सहयोग करें। तो ऐसी इस सोच के वो विरोधी थे। अंततः क्या होता है कि 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक ने कई गतिविधियां भी चलाई, जैसे कि कलकत्ता में एक कहा जाता है कि बहुत बड़ा एक गुंबद था, एक पिलर बना हुआ था, वो अंग्रेजों का एक शासन का प्रतीक था, उसे गिरा दिया जाता है प्रतीकात्मक ढंग से कि इस मीनार को गिराया गया है, गुंबद को गिराया गया है, आगे जाकर हम अंग्रेजी सत्ता को इसी तरीके से पलट देंगे। तो ऐसी कुछ गतिविधियां होती है। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार भारत में भारत सुरक्षा अधिनियम लागू करती है और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने भी भारतीय नेता हैं जो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाना चाहते हैं या किसी तरीके की गतिविधि चलाना चाहते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और इस कड़ी में सबसे पहली जो गिरफ्तारी होती है वो सुभाष चंद्र बोस की होती है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही अंग्रेजों के आंख में खटकते हैं। उन्होंने जब से सिविल सेवा से इस्तीफा दिया था तब से वो अंग्रेजों की आंखों के किरकिरी होते हैं। तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में उन्हें नजरबंद करके कलकत्ता में उन्हीं के घर में रख दिया जाता है, अर्थात तो सुभाष चंद्र बोस को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है और बाहर पुलिस कर्मियों का पहरा बिठा दिया जाता है। वैसी स्थिति में भी उतनी पहरेदारी के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो 18 जनवरी 1941 को भाग जाते हैं। भागते हैं कैसे? तो जियाउद्दीन नाम का एक पठान था, उसी का एक भेष बनाते हैं और उसका भेष बनाकर वो उस जो नजरबंदी से वो बाहर निकल आते हैं। बाद में उनके भतीजे जो हैं वो उन्हें गोमो स्टेशन तक छोड़ते हैं। वहां से गोमो स्टेशन से वो पेशावर चले जाते हैं और पेशावर से काबुल चले जाते हैं। और पेशावर से जो काबुल जाते हैं उसमें उनकी मदद करते हैं भरत राम तलवार। ये फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए ही एक नेता होते हैं। तो उन्हीं की मदद से काबुल पहुंच जाते हैं, अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद वो अलग अलग दूतावासों में घुसपैठ बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे रूस के दूतावास में, इटली के दूतावास, जर्मनी के दूतावास, और चाहते हैं कि कहीं से भी उनके नाम एक फर्जी पासपोर्ट जारी हो जाए ताकि वो काबुल से अन्य देश में जा सके। अंततः इटली और जर्मनी के दूतावास में उनकी पहुंच बनती है और इटली के दूतावास से सुभाष चंद्र बोस को एक पासपोर्ट जारी किया जाता है जो कि जाली पासपोर्ट होता है, और वो पासपोर्ट जारी होता है
ऑरलैंडो मजेंडा के नाम से। इसी पासपोर्ट से सुभाष चंद्र बोस रूस पहुंच जाते हैं, मास्को, और मास्को से फिर चले जाते हैं बर्लिन, जर्मनी पहुंच जाते हैं। जब जर्मनी पहुंचते हैं तो वहां पे इनकी मुलाकात होती है रिबेनट्रॉप से, और रिबेनट्रॉप एक नेता होते हैं जर्मनी में, और सुभाष चंद्र बोस कई नेताओं से जर्मनी में उनकी मुलाकात होती है, कई नेताओं से मिलते हैं। उनका उद्देश्य ही यही होता है कि जर्मनी जो है वो इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है, तो वैसी स्थिति में जर्मनी भारत की मदद कर सकता है। तो उसी मदद की संभावना को वो तलाशने के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं, पहुंच जाते हैं। रिबेनट्रॉप की सहायता से इनकी मुलाकात हिटलर से होती है, और हिटलर से जब दो मुलाकात होती है तो वो भारतीयों को सहायता देने के लिए तैयार भी हो जाता है, अर्थात भारत की स्वतंत्रता के लिए वो तैयार होता है, यहाँ के क्रांतिकारियों को सहायता देने के लिए। साथ में हिटलर की अपनी भी एक सोच होती है, वो सोच ये होती है कि अगर वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करेगा तो बदले में भारतीय भी जो है वो जर्मनी का सपोर्ट करेंगे। तो ये भारतीयों का सपोर्ट लेना हिटलर की भी एक इच्छा थी। तो इसके तहत जो है वो सुभाष चंद्र बोस की मदद करते हैं। हिटलर जो है सो मदद करता है, जर्मनी में ही रहकर उस समय अपना बेस बनाते हैं सुभाष चंद्र बोस। वहीं पे एक मुक्ति सेना गठित करते हैं, कुछ भारतीयों को लेकर एक मुक्ति सेना बनाई जाती है, और कई भारतीय इसमें धीरे धीरे करके शामिल होते हैं। और इस मुक्ति सेना का उद्देश्य होता है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ना। मुक्ति सेना का जो हेड क्वार्टर होता है वो जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में होता है। उसके बाद जर्मनी में ही एक आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की जाती है, और इस आजाद हिंद रेडियो की स्थापना में जर्मन रेडियो का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी के तहत आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की गई, या कह लें कि बर्लिन रेडियो था जर्मनी का, तो उसी के तहत आजाद हिंद रेडियो की स्थापना करते हैं। और इस रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस पूरे विश्व भर में फैले भारतीयों को संदेश देते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ने का आह्वान करते हैं। और उनका भाषण इतना ज़्यादा प्रभावी था कि जर्मनी के लोग जब इनके भाषण को रेडियो पर सुनते हैं तो इन्हें धीरे धीरे कह के नेताजी पुकारने लगते हैं कि ये नेताजी हैं। यही नेताजी बाद में जाकर इनका एक उपाधि भी बन गई, एक उपनाम भी बन गया, नेताजी के नाम से जाना जाने लगा। तो जर्मनी के लोगों ने कहना शुरू किया नेताजी। तो उसके बाद क्या होता है, बाद के समय में दिसंबर 1941 में जर्मनी और जापान का गठजोड़ हो जाता है, और जापान उस समय पूरे विश्व पटल पे बहुत शक्तिशाली एक देश था, बहुत एक मजबूत आर्थिक शक्ति भी था, और एक सामरिक दृष्टि से भी बहुत मजबूत देश था। तो जर्मनी और जापान का गठजोड़ होता है। फरवरी 1942 में क्या होता है, तो जापान जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश होते हैं, मलाया, सिंगापुर, इन पर कब्जा कर लेता है। एक अभियान चलाया जाता है, सिंगापुर अभियान, मलाया अभियान के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया या पूर्वी एशिया के जो देश होते हैं उन पर जापान का कब्जा करना इसका उद्देश्य होता है। तो इन देशों पर अधिकार कर लेता है जापान। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है वो जर्मनी से सिंगापुर पहुंचते हैं। इसमें जर्मन पनडुब्बी में वो बैठकर जर्मनी से मेडागास्कर, अफ्रीकी तट के किनारे एक द्वीप है मेडागास्कर, तो मेडागास्कर तक पहुंचते हैं। वहां पर वो समुद्र में तैरकर जापानी पनडुब्बी में जाते हैं, और जापानी पनडुब्बी उन्हें सिंगापुर तक पहुंचाती है। तो इस प्रकार से सिंगापुर पहुंच जाते हैं, और सिंगापुर के बाद ये फिर बाद के समय में टोक्यो पहुंच जाते हैं जापान।
जर्मनी और जापान दोनों का गठजोड़ था और जर्मनी इनकी सहायता करता है। बाद में जर्मनी जब इनकी सहायता करता है तो जापान भी इनकी मदद करता है। और जब वहाँ के जापान के प्रधानमंत्री से सुभाष चंद्र बोस मिलते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और जापान के प्रधानमंत्री भी सुभाष चंद्र बोस को सहायता की बात कहते हैं और वो सहायता करते भी हैं। अब हम आते हैं आज़ाद हिंद फौज पर कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ। तो दोस्तों ये सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरा क्लियर हुआ होगा कि ये किस तरीके से सिंगापुर होते हुए जर्मनी से सिंगापुर, सिंगापुर से जापान तक ये पहुंच जाते हैं। अभी हम सुभाष चंद्र बोस के कहानी को विराम देते हैं और आज़ाद हिंद फौज कैसे अस्तित्व में आया इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जापान का सिंगापुर और मलाया पर आक्रमण हुआ। एशिया के जो दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देश होते हैं उस पर जापान धीरे धीरे करके अपना अधिकार जमाते चला जाता है और इसी अभियान के अंतर्गत मलाया और सिंगापुर पर जापान का कब्जा हो जाता है। जापान की लड़ाई किससे होती है तो इंग्लैंड का, क्योंकि ये इंग्लैंड या उसके जो समर्थित देश थे जैसे नीदरलैंड, उनका कब्जा होता है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर। तो जापान जो है वो आक्रमण करता है, उससे लड़ाई होती है इंग्लैंड की। इंग्लैंड की लड़ाई मतलब ब्रिटिश इंडिया के साथ लड़ाई होती है। भारतीय सेना, ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत भारतीय लोग ही हैं इंग्लैंड ब्रिटिश सेना में। इंग्लैंड की सेना तो नाम है क्योंकि इंग्लैंड का हमारे देश पे शासन चल रहा था। तो जब दोनों सेनाओं की भिड़ंत होती है सिंगापुर के अभियान में तो उसमें ब्रिटिश सेना हार जाती है, मतलब भारतीय सेना हार जाती है। जापानी सेना भारतीय सेना को बंदी बना लेती है और जो बंदी बनाए जाते हैं उसके कैप्टन होते हैं मोहन सिंह। अब मोहन सिंह के बारे में हम जानते हैं कि मोहन सिंह कौन थे। तो मोहन सिंह पंजाब रेजिमेंट के एक कैप्टन थे, भारतीय सेना में थे, ब्रिटिश भारतीय सेना कहना चाहिए, उसमें वो पंजाब रेजिमेंट के एक कैप्टन थे और इनके अंतर्गत जो प्लाटून आती थी उसमें कई सैनिक थे। तो उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया था जापानी सेना के आगे। तो जब जापानी सेना के आगे जब ये आत्मसमर्पण कर देते हैं तो इन्हें युद्ध बंदी बना लिया जाता है। बाद के समय में क्या होता है कि एक मेजर होते हैं, जापानी मेजर, और उनका नाम होता है मेजर फूजीमोरो। फूजीमोरो मोहन सिंह को एक तरीके से क्या कह लें कि उनको जो फूजीमोरो होते हैं वो क्या है कि भारतीय सेना की वीरता से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपको दोस्तों पता है कि भारतीय सेना का नाम शुरू से ही बहुत ज़्यादा रहा है। जिसके लिए भी ये लड़ाई लड़ती है बहुत तन मन धन से लड़ती है और बहुत बहादुरी से लड़ती है। तो भारतीय सेना का नाम हमेशा से रहा है। जैसा कि डुप्ले ने, आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डुप्ले ने किया था, फ्रांसीसी जो गवर्नर होते हैं डुप्ले, वो भारतीयों को अपनी सेना में शामिल करते हैं और कर्नाटक वार जो है वो जीत जाते हैं, प्रथम कर्नाटक वार जीत जाते हैं। तो वैसी ही बात है, भारतीय सेना है, भारतीय लोग ही हैं, इंग्लैंड के लिए लड़ रहे हैं लेकिन बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। तो फूजीमोरो मोहन सिंह को यही बात कहते हैं कि आप इतनी बहादुरी से लड़ रहे हैं तो ये लड़ाई आप अंग्रेजों के लिए क्यों लड़ रहे हैं, अपने लिए क्यों नहीं लड़ते हैं, आपका देश तो खुद गुलाम है। तो इससे मोहन सिंह काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। फिर फूजीमोरो जो है इनकी मुलाकात करवाते हैं एक गदर पार्टी से जुड़े हुए नेता होते हैं प्रीतम सिंह, और प्रीतम सिंह गदर पार्टी को संचालित करते हैं। वही गदर पार्टी जिसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी 1913 ईस्वी में। तो उसी गदर पार्टी से जुड़े होते हैं प्रीतम सिंह। तो प्रीतम सिंह से इनकी मुलाकात करवाते हैं। तो जब मोहन सिंह की मुलाकात प्रीतम सिंह से होती है तो प्रीतम सिंह इनको तैयार करते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए आपको लड़ाई लड़ना चाहिए, आपको बलिदान देना चाहिए। उनमें एक देशभक्ति की भावना जगाते हैं।
मोहन सिंह इससे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनका मन बदल जाता है, और उनके अंतर्गत जो भी सरेंडर किए हुए सिपाही लोग होते हैं उनको लेकर अब मोहन सिंह के मन में एक विचार आता है कि वो एक सेना का गठन करेंगे जो कि भारतीयों की आजादी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। इनके मन में यह ख्याल आता है, और वो वही ख्याल है कि आजाद हिंद फौज बनाने की बात सबसे पहले मोहन सिंह के मन में ही आया। और इसके लिए उन्हें उत्साहित किसने किया, प्रोत्साहित किसने किया, तो मेजर फूजी मोरे और प्रीतम सिंह ने। अंततः क्या होता है, ये 1942 में ही 17 फरवरी की बात है, सिंगापुर का एक लॉन होता है, एक बड़ा सा मैदान होता है, वहां पे भारतीय सेना जो युद्ध बंदी बनाए जाते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और वहां पे भाषण होती है। भाषण 3 लोगों के होते हैं, मोहन सिंह का होता है, उसके बाद फूजी मोरे का होता है, फिर प्रीतम सिंह का होता है। सारे लोग जो हैं भारतीय सेना से जो युद्ध बंदी थे उनसे भारत की स्वतंत्रता में बलिदान करने और लड़ने का आह्वान किया जाता है। तो कहा जाता है कि सारे जो युद्ध बंदी थे वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं और करीब 40-45 हजार की संख्या होती है। लेकिन वहां पे जो तात्कालिक जो जरूरतें थी उसके अनुसार से 17,000 लोगों की एक फौज खड़ी होती है। अंततः अप्रैल 1942 में INA, इसी को आजाद हिंद फौज को हिंदी इंग्लिश में इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता है और शॉर्ट में INA, तो औपचारिक गठन जो है वो हो जाता है और मोहन सिंह इसके पहले जनरल बनते हैं INA के। अब हम INA का विस्तार कैसे होता है तो इसके बारे में हम जानते और समझते हैं, और सुभाष चंद्र बोस की एंट्री कैसे होती है। उसके पहले रास बिहारी बोस के बारे में जानना है। मोहन सिंह के बारे में अभी आप लोगों ने समझ लिया, तो यहाँ पे 3 मुख्य किरदार हैं, मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। तो 2 किरदारों के बारे में हम लोगों ने देख लिया, सुभाष चंद्र बोस और मोहन सिंह के बारे में। अब तीसरे जो किरदार हैं INA के वो है रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस कौन है, इनके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है पीछे की वीडियो में। ये वही रास बिहारी बोस हैं जो कि बंगाल में अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं, युगांतर पार्टी से जुड़े हुए थे, और युगांतर पार्टी, अनुशीलन पार्टी का बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देती है। जैसे कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया जाता है, खुदीराम बोस का उसमें फांसी दिया जाता है। तो ये वही युगांतर और अनुशीलन पार्टी है। बाद में अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से कई क्रांतिकारियों पर एक केस चलाया जाता है और अनुशीलन समिति और युगांतर पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे नेता पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उन पे एक मुकदमा चलाया जाता है अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से। इसे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि रास बिहारी बोस पकड़ में नहीं आते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं और भाग कर कहाँ जाते हैं तो देहरादून चले जाते हैं और वहां के इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। बाद में क्या होता है कि वो हार्डिंग को मारने का, जो वायसराय होते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उनको मारने का वो प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं। योजना सफल नहीं हो पाती है। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया जा रहा होता है उसी समय हमले की योजना बनती है और घटना को अंजाम भी दिया जाता है, बम फेंका भी जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हार्डिंग उस हमले में बच जाते हैं, घायल हो जाता है। तो रातों रात क्या है कि रास बिहारी बोस दिल्ली से देहरादून भाग कर आ जाते हैं ताकि किसी को ये संदेह ना हो कि ये बम हमला उन्होंने किया है या इसमें उनका भी किसी तरीके का हाथ है। अंततः पूरी जांच पड़ताल जब होती है तो एक मुकदमा चलता है
और उस मुकदमे में अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास, इन 3 लोगों को फांसी दे दिया जाता है। यही हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था, तो दिल्ली बम कांड के नाम से मुकदमा चलता है। 3 लोगों की फांसी होती है। जब ये पूरी जांच की सुई अंततः जब रास बिहारी बोस पर पहुंचने वाली होती है, तो रास बिहारी बोस एन मौके पर वहां से भाग जाते हैं देहरादून से, और भाग कर कहां पहुंच जाते हैं? जापान पहुंच जाते हैं। जापान में वो कई जगह जो है शरण लेते हैं। कहा जाता है कि करीब 17 अलग अलग जगहों पर उन्होंने शरण लिए। अलग अलग भेष में वो रहे। किसी होटल में नौकर का काम करते हैं, कहीं बेकरी फैक्ट्री में काम करते हैं, एक लेबर और मजदूर की तरह। इस तरीके से वो अपने समय गुजारते रहते हैं, लेकिन क्रांति की विचार उनमें नहीं दबते हैं। अंततः क्या होता है कि इंग्लैंड की सरकार जापान की सरकार से एक आवेदन करती है कि रास बिहारी बोस को ट्रांसफर कर दिया जाए, उन्हें सौंप दिया जाए, लेकिन पूरा सबूत नहीं दे पाती इंग्लैंड की सरकार। अंततः क्या होता है कि जापान में ही एक समुद्री जहाज था, तट पे खड़ा था, उसमें आग लग जाती है। अब वो आग कैसे लगती है, किसने लगवाया, किन लोगों का हाथ था, ये तो पता नहीं चल पाया, और वो हमारा चर्चा का विषय भी नहीं है। उसी जहाज में कहा जाता है कि रास बिहारी बोस से जुड़े हुए जितने भी सबूत थे वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। अंततः क्या होता है कि रास बिहारी बोस के विरुद्ध कोई सबूत नहीं होता है, तो जापानी सरकार अब जो है सो नहीं दे पाती, इंग्लैंड को ट्रांसफर नहीं कर पाती। वो उनका जापानी गवर्नमेंट का यही कहना होता है कि रास बिहारी बोस के विरुद्ध कोई सबूत नहीं है, तो हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। रास बिहारी बोस जापान में ही रहने लगते हैं। वहीं पे वो एक जापानी महिला से शादी कर लेते हैं और वहीं पे एक तरीके से रह जाते हैं आजीवन। बाद के वर्षों में रास बिहारी बोस एक इंडिपेंडेंस लीग बनाते हैं, और उसी इंडिपेंडेंस लीग की एक जो मीटिंग थी, या कह लें कि एक सम्मेलन बुलाया जाता है मई 1942 में। अब यहाँ पे देखिए सारी घटनाएं जो है सो मिल रही है, जोड़ते हैं। अप्रैल 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन मोहन सिंह ने किया। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच चुके हैं, 42 की ये बात है। उसके बाद मई 1942 में इस इंडिपेंडेंस लीग का एक सम्मेलन टोक्यो में बुलाया जाता है, और रास बिहारी बोस जो हैं मोहन सिंह को बुलाते हैं, उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, और मोहन सिंह टोक्यो पहुंचते हैं। उसके बाद जब टोक्यो पहुंचते हैं मोहन सिंह, तो क्या होता है, दोनों की मुलाकात होती है, और बातचीत होने के बाद आजाद हिंद फौज INA को और IL को, अर्थात इंडिपेंडेंस लीग को, दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, एक कर दिया जाता है। और एक नहीं किया जाता है, एक तरीके से कह लें कि दोनों का गठजोड़ कर दिया जाता है, दोनों मिल जाती हैं पार्टियां। तो एक तो क्या है, ये एक राजनीतिक विंग है, और दूसरी क्या है, ये एक तरीके की सेना है, आजाद हिंद फौज। तो इंडिपेंडेंस लीग के अंतर्गत ही आजाद हिंद फौज को कर दिया जाता है, और सर्वोच्च कमांडर बनाया जाता है रास बिहारी बोस को। सॉरी। उसके बाद मोहन सिंह क्या होते हैं, तो वो जनरल होते हैं, और मोहन सिंह को जनरल बनाया जाता है। उसके बाद दोनों लोग जो हैं सो परेड का सलामी लेते हैं, और बाद में नीतियां बनाते हैं। नीति कौन सी होती है, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ देते हैं। उनका तरीका क्या होता है, गुरीला युद्ध होता है, जासूसी तरीके से वो अंग्रेजी सेना पर हमला करते हैं, और भारतीय सैनिक, जो भी अंग्रेजी सेना, जो ब्रिटिश इंडिया की जो सैनिक थी, उसमें जो भी भारतीय सैनिक थे, उनको जो है सो INA में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और नतीजा भी अच्छा मिलता है। भारतीय सेना जो है धड़ल्ले से INA ज्वाइन करने लगते हैं, ब्रिटिश इंडिया की सेना को छोड़ देते हैं। ऐसे करते हुए
ये जो सेना थी जो 16,000 की थी वो करीब 40-45 हजार की सेना बन जाती है। इसके बाद में क्या है कि मोहन सिंह और फुजीमोरो के विरुद्ध में दोनों के बीच में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद किस बात का होता है? तो दो बात थे। मोहन सिंह आईएनए को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे और फुजीमोरो का विचार क्या था कि जापानी सेना की एक शाखा है आईएनए और उसी की एक बटालियन कह ले कि होनी चाहिए, जैसे कि पंजाब रेजिमेंट भारतीय सेना का एक अंग है, उसी तरीके से इनका कहना था कि जापानी सेना का एक अंग आईएनए होता है का होना चाहिए। दूसरी बात यह भी होती है कि मोहन सिंह भारतीय के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जबकि वो जो फुजीमोरो की सोच होती है कि जापानी से ये जो आईएनए जो है वो सिर्फ जापान के लिए लड़ाई करे। तो ये विवाद का विषय बनता है। अंततः स्थिति क्या होती है कि जापानी समर्थन मिलना बंद हो जाता है, मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जापान जो समर्थन दे रहा था हथियार से, पैसे से, ये सारी चीजें बंद कर दी जाती है। अब ऐसे परिदृश्य में क्या होता है, रास बिहारी बोस किसी तरीके से आईएनए को जीवित रखते हैं। उसका नेतृत्व तो उन्हीं के हाथों में था और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। अब क्या है कि सुभाष चंद्र बोस भी पहुंच चुके हैं जापान। अंततः सुभाष चंद्र बोस 5 जुलाई को जापानी प्रधानमंत्री से मिलते हैं और ये सारी समस्या जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। जापानी प्रधानमंत्री उनको मदद का आश्वासन देते हैं, तो मोहन सिंह को छोड़ दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जब आते हैं उसके बाद, क्योंकि जापान जर्मनी वाला एक एंगल भी था कि जापान और जर्मनी का एक गठजोड़ था, तो जर्मनी भी भारतीय सेना को या कह लें आईएनए को समर्थन देना चाहती है कि इंग्लैंड के विरुद्ध ये युद्ध लड़ रहे हैं, तो वो हथियार साजो सामान से मदद करता है जर्मनी। तो मोहन सिंह को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में एक मीटिंग होती है और मीटिंग में रास बिहारी बोस आईएनए और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग दोनों जो है इनकी कमान सुभाष चंद्र बोस को थमा देते हैं और जो खुद सर्वोच्च कमांडर थे वो सर्वोच्च कमांडर अब बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार से आजाद हिंद फौज पहले मोहन सिंह ने स्थापित किया, फिर रास बिहारी बोस उसके हेड बने और बाद में सुभाष चंद्र बोस को सर्वोच्च कमांडर बना दिया जाता है। इसी सिंगापुर में जब ये सारी चीजें जब होती है तो वो सारे सैनिकों को जो वहां पे एक मीटिंग लेते हैं, मीटिंग क्या, एक भाषण देते हैं सिपाहियों के बीच में और मार्च पास्ट भी होता है। और इस आईएनए में जो ये मुक्ति सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, उसकी सेना भी यहाँ पे मिल जाती है और एक बहुत बड़ी सेना तैयार होती है और उस में एक सुभाष चंद्र बोस ओजस्वी भाषण देते हैं और इसी में नारा देते हैं दिल्ली चलो का, और उसके बाद नारा देते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का जो नारा है यही सिंगापुर में उन्होंने दिया था और सैनिकों का आह्वान किया था कि उनका टारगेट क्या होना चाहिए। उन्होंने सिंगापुर पर तो कैप्चर कर लिया है, अब भारत के पूर्वोत्तर इलाके पर कैप्चर करते हुए अंततः दिल्ली तक कैप्चर करना उनका उद्देश्य है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में ही एक अस्थायी सरकार बनाई जाती है और उस अस्थायी सरकार के जो मुखिया होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च कमांडर, तीनों सुभाष चंद्र बोस होते हैं। और बाद में इस अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून ट्रांसफर कर दिया जाता है। रंगून अर्थात की बर्मा की राजधानी। इस अस्थायी सरकार को 9 देशों की सरकार ने मान्यता दी। कौन कौन से देश मान्यता देते हैं? तो धुरी राष्ट्र जितने भी हैं जैसे कि इटली, जर्मनी, जापान, कोरिया, उसके बाद आयरलैंड, चीन, बर्मा, मालदीव,
ये सारे देश जो हैं सो आजाद हिंद फौज की इस सरकार को मान्यता देते हैं। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से सुभाष चंद्र बोस एक अपना रेडियो से भाषण देते हैं और उसमें भारतीयों का आह्वान करते हैं। रेडियो पर वो भाषण देते हैं और उसी भाषण में महात्मा गांधी को वो राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं कि राष्ट्रपिता आप हमें आशीर्वाद दें, हम भारत पर आक्रमण करने वाले हैं और इस पर जीत चाहते हैं और भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्त करवाना चाहते हैं। तो आप पूरे देश के पिता हैं, राष्ट्रपिता हैं, आप हमें पिता के समान विजयी होने का आशीर्वाद दें। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने भी यहीं पे सुभाष चंद्र बोस को भी नेताजी कहकर पुकारा। उन्हें जर्मन लोगों के द्वारा पहले नेताजी कहा जाता था, तो वो नेताजी कहकर संबोधित किया महात्मा गांधी को। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया। बाद में एक अभियान चलाया जाता है बर्मा, और एक कोहिमा का युद्ध होता है, इम्फाल का युद्ध होता है। ये जापानी सेना और आईएनए, ये दोनों सेनाएं मिलकर लड़ती हैं अंग्रेजों की सेना के साथ में। लेकिन अंततः क्या होता है कि जापानी सेना कमजोर पड़ने लगती है। इसी बीच में एक और फिर घटना होती है, हालांकि ये अभियान सफल नहीं हो पाता है। अंडमान निकोबार को जापान ने जीत लिया था और ये सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। जापानी जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। तो अंडमान का नाम सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप कर दिया और निकोबार का नाम उन्होंने स्वराज द्वीप किया। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बाद के समय में द्वितीय विश्व युद्ध में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया जाता है अमेरिका के द्वारा, और पूरा परिदृश्य बदल जाता है। जापान अब पूरी तरीके से सरेंडर करने की स्थिति में आ जाता है। जर्मनी और इटली की भी स्थिति खराब हो जाती है दूसरे विश्व युद्ध में। अब सुभाष चंद्र बोस जब जापान पे हमला हुआ, परमाणु हमला हुआ, तो वहां का हालचाल लेने के लिए जापान जाना चाहते हैं। वो रवाना भी होते हैं हवाई जहाज से, और यही यात्रा उनकी अंतिम यात्रा हो गई। और 18 अगस्त 1945 को वो जापान के लिए रवाना होते हैं हवाई जहाज से। और ऐसा कहा जाता है कि ताइवान में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु की ये घटना अभी तक संदिग्ध बनी हुई है, अभी तक क्लियर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, हम आगे की वीडियो में हम जानेंगे लाल किला मुकदमा के बारे में, जो आईएनए के सदस्यों पर चलाया गया था लाल किला मुकदमा, उस पे हम चर्चा करेंगे। आप आगे की वीडियो में आपको वो चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में ज्यादा क्लैरिटी आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और स्टूडेंट्स के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दें, ताकि जो भी वीडियो पोस्ट किए जाएं उसकी सूचना तुरंत से आपको मिल जाए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।